India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुकेश अंबानी और परिवार को देश के और विदेश यात्रा के दौरान मिलेगी Z+ सुरक्षा। सुरक्षा खर्च वहन करेंगे अंबानी। गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या के मामले के लिए उकसाने मामले में आरोपी आनंद गिरी को नहीं मिली बेल। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश से हस्तक्षेप करने से किया इनकार। कहा, निचली अदालत में केस में प्रगति नहीं तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। कहा, सुरक्षा और जान को खतरा है, सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर ना भेजा जाए। गुजरात पुलिस की निगरानी में हो पूछताछ। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे पुलिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ साथ विदेशों में भी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। और अब तक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 50 लाख रुपए महीना खर्च होता है। सीआरपीएफ के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये कमांडोज कई आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। Z+ सिक्योरिटी भारत में वीवीआईपी की सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी है और इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं। मशहूर अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को अब मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को न सिर्फ मुंबई में बल्कि विदेश यात्रा के दौरान भी उच्चतम Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार को पूरे देश में Z+ सुरक्षा देने का आदेश दिया है। भारत और विदेश में सुरक्षा कवच प्रदान करने का खर्च और लागत अंबानी द्वारा वहन की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पूरे भारत में अंबानी परिवार को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ये भी सुरक्षित करने को कहा है कि Z+ सुरक्षा तब भी प्रदान की जानी चाहिए जब अंबानी परिवार विदेश यात्रा कर रहा हो। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के भीतर रहेगा तो महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों तो गृह मंत्रालय उनकी समुचित सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करेगा। अंबानी को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच का मुद्दा देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमेबाजी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं विवादों के मद्देनजर यह आदेश पारित किया है। बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका पर यह आदेश जारी किया है। इसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय को अंबानी परिवार की सुरक्षा से जुड़ी मूल फाइलें कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को 28 जून 2022 को सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक फाइलों के साथ अदालत में पेश होना चाहिए। हालांकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में केंद्र सरकार को उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी थी। उस वर्ष जून में एक अवकाश पीठ ने अंबानी परिवार को खतरे की धारणा के मूल रिकॉर्ड की मांग करते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसे सील बंद लिफाफे में जमा किया जाए। यह आदेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका यानी PIL में पारित की गई थी। ये अदालत को प्रस्तुत किया गया था कि परिवार को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पाया गया था। केंद्र सरकार ने तब अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी जिसका इस मामले में कोई अधिकार नहीं था और वो सिर्फ एक दखल देने वाला हस्तक्षेप था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए आनंद गिरी की याचिका को खारिज कर दिया है। आनंद गिरी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हमें इस स्तर पर हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट हत्या के आरोपी आनंद गिरी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत हैं और इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हत्या के आरोप में मामले में चित्रकूट के केंद्रीय जेल में बंद आनंद गिरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमानत देने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरी को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आगे परिस्थितियों में बदलाव होता है या उचित समय के लिए निचली अदालत के समक्ष मामले में कोई प्रगति नहीं होती है, याचिकाकर्ता जमानत के लिए कोर्ट आ सकता है। जस्टिस AS बोपन्ना और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इस स्तर पर आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी सुना और हमने याचिका के कागजात और विवादित आदेश का भी अवलोकन किया है। कुछ समय तक उन्हें सुनने के बाद हमें इस स्तर पर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय वर्तमान कार्यवाही को कानून के अनुसार आवेदन पर विचार करने के लिए बाधा के रूप में नहीं माना जाएगा। आनंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 सितंबर 2022 के जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आनंद गिरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका दावा कि कथित सुसाइड नोट में जिस हैंड राइटिंग में आनंद गिरी का नाम लिखा था वो नरेंद्र गिरी का नहीं था और उसमें कई कटिंग और ओवरराइटिंग थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी इलाहाबाद लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये घटना पिछले साल 20 सितंबर की शाम अलापुर स्थित श्रीमठ बागंबरी गद्दी के मठ में हुई थी, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मृत मिले थे। उनका शव पंखे में रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला था। उनके शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद ने यूपी में जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उसने उमेश पाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर यूपी न भेजे जाने की मांग की। अतीक अहमद ने कहा है कि उससे पूछताछ भी गुजरात में ही पुलिस के संरक्षण में हो और उसने यूपी में अपनी जान को खतरा बताया है। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी विधायक राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। सोमवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उमेश पाल हत्याकांड का एक अभियुक्त अरबाज मारा गया था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में बाहुबली नेता अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि उसे यूपी में दर्ज मामले की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर न भेजा जाए, उसकी सुरक्षा और जान को खतरा है। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। अतीक की याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है।
हमने मांग ये रखी कि हमको किसी भी कीमत पे यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया जाए, क्योंकि यूपी पुलिस के हवाले कर देने का मतलब है कि हमारी हत्या बिल्कुल कन्फर्म है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फिर आप चिल्लाते रहिए, जो है हाई कोर्ट चिल्लाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट चिल्लाते रहिए, कोई आदमी गया हुआ वापस नहीं आएगा, तो हत्या उनकी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमको अहमदाबाद गुजरात भेजा है, वही हमारा कस्टोडियन है और वही हमारी रक्षा कर सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाड़ी पलटने की आशंका भी जता चुके हैं। ऐसे में अतीक अहमद ने याचिका में गुहार लगाई है कि अगर उन्हें यूपी भी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए, अन्यथा उनके मामलों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो। याचिका में कहा गया है कि अगर पुलिस कस्टडी में रखकर ही पूछताछ करनी है तो गुजरात में ही कोर्ट परिसर के आसपास गुजरात पुलिस की निगरानी में ही ये सब किया जाए। अतीक के वकील हनीफ खान ने कहा है कि वो इस याचिका पर अर्जेंट सुनवाई की गुहार गुरुवार सुबह चीफ जस्टिस की अदालत में कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जफर खालिद अहमद की अवैध संपत्ति पर पीडीए का बुलडोजर चला। जफर बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। अतीक का पूरा परिवार जफर के घर पर ही रहता था। बताया जा रहा है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं है। इस अवैध निर्माण को पीडीए द्वारा पहले ही नोटिस दिया गया था और आज अवैध बने मकान के निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि इसे उमेश पाल हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार को धूमनगंज थाना अंतर्गत जयतीपुर में उमेश पाल और उसके एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। सोमवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उमेश पाल हत्याकांड का एक अभियुक्त अरबाज मारा गया। इस मुठभेड़ में धूमनगंज के थाना प्रभारी राजेश मौर्य घायल हो गए, जिनका उपचार एसआरएन अस्पताल में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 4 व्यक्तियों द्वारा दायर डिफॉल्ट जमानत की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने एजेंसी को 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 4 आरोपी महेश राउत, सुधीर धावले, शोमा सेन और रोना विल्सन ने एनआईए अधिनियम के तहत विशेष अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उनकी 2018 की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। चारों आरोपियों को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2018 में जांच अधिकारी ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और इसकी समय सीमा बढ़ाने की अर्जी दी थी। 2 सितंबर 2018 को पुणे के एक सत्र न्यायाधीश ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय दिया और चारों आरोपियों ने 27 सितंबर 2018 को डिफॉल्ट जमानत के लिए अर्जी दायर की। इस आवेदन को विशेष एनआईए न्यायाधीश ने 26 जून 2022 को खारिज कर दिया, जिससे आरोपी को राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा। आरोपी ने तर्क दिया कि पुणे के विशेष न्यायाधीश ने ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होने के बावजूद एनआईए को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ा दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष एनआईए न्यायाधीश उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए इस पहलू पर विचार करने में विफल रहे। आरोपी ने तर्क दिया कि पुणे के विशेष न्यायाधीश ने ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होने के बावजूद एनआईए को अपनी जांच पूरी करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष एनआईए न्यायाधीश उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए पहलू पर विचार करने में विफल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार की 35 साल से अधिक समय से कैद श्रीलंकाई नागरिक की समय से पहले रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ 2018 की नीति के आधार पर याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास का दोषी ठहराया गया और लगभग 35 साल की सजा काट चुका है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 1 फरवरी 2018 की नीति के अनुसार प्रीमेच्योर रिलीज देने के लिए उसके आवेदन पर विचार किया गया। 12 फरवरी 2021 के आदेश के माध्यम से उसकी प्रार्थना 2 आधारों पर खारिज कर दी गई थी। पहला, किए गए अपराध की गंभीरता और दूसरा, सहअभियुक्तों के ट्रायल को अलग कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता की समय पूर्व रिहाई निष्पक्ष सुनवाई में बाधा होगी।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर पहले के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि जेल में याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक था। कोर्ट ने 2021 के आदेश का हवाला दिया और दर्ज किया कि ये पता लगाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता किसी अन्य अपराध में शामिल तो नहीं है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को ये सुनिश्चित करने की दृष्टि से पक्षकार बनाया गया कि याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के बाद वह अपने देश लौट जाए, जिसके बाद में पुष्टि की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अन्य अपराध नहीं किया गया, राज्य सरकार से समय से पहले रिहाई के उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा। इस बीच अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित ट्रांजिट कैंप में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। बेंच ने इस प्रक्रिया के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद स्थित सैम हिगिंगटन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान के रूप में जाना जाता है, इस संस्थान के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल और संस्थान के निदेशक विनोद बिहारी लाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ये देखते हुए कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं और धर्मार्थ कार्यों के पीछे उनकी मंशा संदिग्ध लगती है। ये समाज के हाशिए के लोगों के हितों को प्रभावित कर रहा है। जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि वे अग्रिम जमानत पर रिहा अन्य व्यक्तियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। पीठ ने कहा है कि जांच एजेंसियों ने धर्मांतरण के संबंध में भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं, इसीलिए ये एक चिंताजनक मामला है, इसे हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने फैसले में आके कहा कि आवेदकों के खिलाफ मामला अग्रिम जमानत के लिए एक साधारण मामले से आगे बढ़ गया है। मौजूदा आवेदन की लंबितता के दरमियान पीड़ितों जिन्हें अनुचित प्रभाव से या लोभ देकर धर्मांतरित किया गया है, कई एफआईआर दर्ज कराई गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि पहले याचिका की लंबितता के दरमियान आवेदकों को जांच अधिकारी के सामने पेश होने की शर्त के साथ ही अंतरिम संरक्षण दिया गया था। हालांकि आवेदकों ने अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी दिखाती है कि उन्हें जांच में सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है। इस मामले में एफआईआर पिछले साल अप्रैल में हिमांशु दीक्षित नामक कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उसने शिकायत में कहा था कि हिंदू धर्म के लगभग 90 व्यक्तियों को इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया हरिहरगंज फतेहपुर में धर्मांतरण के इरादे से इकट्ठा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की निविदा प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सैनी मामले में निर्देश दिया था कि सीसीटीवी कैमरे 18 महीने के स्टोरेज पीरियड के साथ ही लगाए जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था कि सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ काम कर रहे हैं। जनवरी में अदालत को सूचित किया गया कि 1941 के सीसीटीवी कैमरों में से 31 काम कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस मौजूदा कैमरों को उन्नत करने की दिशा में काम कर रही है। थानों में 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाने की बात भी कही गई है। ये भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 18 नवंबर 2022 को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पिछली बोली में कुछ संशोधन के बाद नई ई बिड आमंत्रित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने 27 फरवरी को दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि 23 फरवरी को नया टेंडर खोला गया और 12 फर्मों ने अपनी बोली जमा की, जिसमें कहा गया कि टेंडर अब मूल्यांकन के चरण में है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को इसी तरह के मुद्दे को उठाते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देशों के अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
आगरा के एमपी एमएलए की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को लगभग 7 साल बाद आईपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह को भी बरी कर दिया। आगरा के एतमादपुर थाने में नोटिस की अवहेलना करने पर नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 8 अप्रैल 2016 को आयोजित महापंचायत के खिलाफ नोटिस जारी किया था। नेताओं ने कथित तौर पर महापंचायत की, जिसके बाद पुलिस ने 3 नेताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सबूतों की कमी के कारण नेताओं को बरी कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने आरोप को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुला सका और न ही चार्जशीट में ऐसे गवाह का नाम था। इसके अलावा इन मामलों में वादी का निधन हो गया था और अदालत ने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयानों में विसंगतियां पाई। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का निधन हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय सुप्रसिद्ध कानूनविद थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके निधन से विधि न्याय के क्षेत्र अपूर्णीय क्षति इसमें हुई है। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का बुधवार सुबह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जस्टिस उपाध्याय का गुर्दे से संबंधित मुद्दों और अन्य बीमारियों के लिए इलाज चल रहा था। जस्टिस उपाध्याय को मई 2017 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और वह दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। जस्टिस उपाध्याय का जन्म 4 दिसंबर 1962 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय विद्याधर उपाध्याय पटना हाईकोर्ट में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने LLB, LLM, PhD की है और ऐसे में आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने 22 अगस्त 1988 से 2010 तक वाणिज्य महाविद्यालय मगध विश्वविद्यालय में कानून विषय को पढ़ाया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.